अब इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, जिसमें स्टीव जॉब्स ने जो दूसरी कहानी अपने उस भाषण में बताई थी वही दी गई है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके जीवन में हुआ क्या था जिसकी वजह से उनका पूरा पब्लिक लाइफ इफ़ेक्ट हो गया और किस प्रकार से वो उस चीज़ से बाहर निकले। तो वो कहते हैं, माई सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट लव एंड लॉस। वो बताते हैं कि उनकी दूसरी कहानी है प्यार और नुकसान की। लॉस का मतलब आप यहाँ पे ये मत समझना नुकसान, किसी चीज़ के छिन जाने की आप समझ लो। कोई चीज़ थी जो उनसे छिन गई। आई वॉज लकी आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली खुद को समझते हैं कि उन्हें बड़े ही जल्दी उनके जीवन में ये पता चल गया उन्हें कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये बात नहीं पता चल पाती है कि वो आखिरकार अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, लेकिन वो बड़े ही कम उम्र में इस बात को उन्होंने जान लिया कि उन्हें जीवन में करना क्या है। Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. Woz यहाँ पे है स्टीव वॉज़नियाक। स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव जॉब्स, इन दोनों स्टीव ने मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। कहाँ? स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स के गराज में, जब वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल के थे। We work hard and in 10 years Apple had grown from just two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. वो बताते हैं कि उन दोनों ने मिलकर मेहनत की। स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव जॉब्स ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और उनके मेहनत का नतीजा निकला कि सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में जो कंपनी एक गैराज में शुरू हुई थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग काम करते थे, जो खुद स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक थे, वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी वैल्यू $2 बिलियन हो गई। $2 बिलियन, बिलियन में 9 ज़ीरो होते हैं और उसमें लगभग 4,000 से भी ज़्यादा लोग काम करने लगे। और आज की बात अगर हम कर लें तो एप्पल वो $2 बिलियन कंपनी नहीं रही, आज वो $2 ट्रिलियन कंपनी हो चुकी है। ट्रिलियन में 12 ज़ीरो होते हैं। We had just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. जब वो 30 साल के हुए थे, उससे 1 साल पहले उनकी कंपनी ने मैकिन्टोश कंप्यूटर रिलीज़ किया था, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और जिसकी सीरीज़ आज भी आप सुनते होंगे मैक नाम से, जो एप्पल कंपनी की सबसे फेमस सीरीज़ है मैक। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो 30 साल के हो गए, मैकिन्टोश कंप्यूटर भी पॉपुलर हो गया था, लेकिन उसी साल उन्हें निकाल दिया गया। जब वो 30 साल के हुए, 30 साल की उम्र में उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। हाउ कैन यू गेट फायर्ड फ्रॉम ए कंपनी यू स्टार्टेड? वो अब कहते हैं कि आपको उस कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है जिसे आपने खुद ही शुरू किया था। वेल, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so, things went well. जैसे ही कोई कंपनी बड़ी होती है ना, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो एप्पल कंपनी भी बड़ी हो रही थी, तो नए लोगों को हायर करना पड़ता, टैलेंटेड लोगों को हायर करना पड़ता, ताकि कंपनी को अच्छे से चलाने में मदद मिल सके। तो ठीक उसी तरीके से जब एप्पल कंपनी बड़ी हो रही थी, तो उस कंपनी ने डिसाइड किया, एप्पल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक इंसान को अपनी कंपनी में हायर कर लेंगे। और उनके बारे में स्टीव जॉब्स के भी यही ख्यालात थे कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर प्रतिभा है और ये इस कंपनी को मेरे साथ चलाने में मेरी मदद करेगा। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, 1 साल तक सब कुछ ठीक था। वैसे तो स्टीव जॉब्स ने यहाँ पे उस इंसान का नाम नहीं बताया है, पर मैं आपको बता देती हूँ, वो थे जॉन स्कली, जो कि उस वक्त एप्पल कंपनी के CEO थे। जब एप्पल कंपनी ने उन्हें हायर किया था तो उन्हें CEO का पोस्ट दिया था। तो आप समझ लो कि कितना इम्पॉर्टेंट पोस्ट उन्हें दिया गया था। तो बात हुई क्या थी कि जब मैकिन्टोश कंप्यूटर रिलीज़ हुआ था तो उस वक्त तो काफ़ी पॉपुलर था, उसके सेल्स भी बहुत ही ज़्यादा हाई थे, उसके डिमांड भी हाई थे।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ही महीनों में मैकिन्टोश कंप्यूटर के जो सेल्स थे वो डाउन होने लगे, उन्हें कोई ख़रीद ही नहीं रहा था। इसीलिए स्टीव जॉब्स जॉन स्कली के पास गए थे और उनसे कहा था कि हमें मैकिन्टोश कंप्यूटर की जो दाम है, प्राइस है, उसे कम कर देना चाहिए ताकि उसका डिमांड बढ़ सके। हाई प्राइस होने के कारण हो सकता है लोग उसे नहीं खरीद रहे हों। लेकिन जॉन स्कली ने कह दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में पहुंच गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी को मैनेज करते हैं कि इस एक कंपनी को बेहतर से बेहतर बनाने का काम करते हैं और उस कंपनी को नुकसान कम हो उसका भी ध्यान रखते हैं। तो जैसे ही ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि जॉन स्कली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें मैकिन्टोश कंप्यूटर के प्राइस को कम नहीं करना चाहिए, जितना है उतना ही रहने देना चाहिए। तो इस बात पे अनबन हो गई। अनबन होने के कारण क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स से कह दिया कि आप एक काम करो, आप मैकिन्टोश कंप्यूटर के जो मैनेजमेंट है उसे छोड़ दो। अब आप ही बताओ, जिस इंसान ने इतनी मेहनत की उस कंप्यूटर को बनाने में, उसे ही कह रहे हैं कि आप उसका मैनेजमेंट छोड़ दो। ऊपर से उन्हें ये भी कहा गया कि आपको हम दूसरा डिवीज़न ऑफ़र कर देते हैं, आप वहाँ जाकर काम करो। और जो डिवीज़न उन्हें ऑफ़र किया जा रहा था ना, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं था। वो जो डिवीज़न था वो पूरी तरीके से डूब गया था। तो इसका मतलब ये था कि सीधा सीधा ना कहकर इनडायरेक्टली स्टीव जॉब्स से ये कहा जा रहा था कि आप अब रहने दो और इस कंपनी को छोड़ दो। तो लिटरली स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाला नहीं गया था। इस बात पे अनबन होने के कारण और उन्हें जो डिवीज़न ऑफ़र की गई थी उसके कारण उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने कंपनी से। लेकिन क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि जो कंपनी उन्होंने ही स्टार्ट किया उन्हीं में कोई उनका साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से वो कह रहे हैं कि उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। उन्हीं की कंपनी में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जिस कंप्यूटर के ऊपर उन्होंने इतनी मेहनत की उसी के मैनेजमेंट उनसे छीन ली गई। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें कंपनी से ही निकाल दिया गया। But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out। जो बात मैंने आपको बताई कि वो इंसान जो कि जॉन स्कली थे और स्टीव जॉब्स, उनके बीच शुरुआत में तो पहले साल सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के दृष्टिकोण, कंपनी को लेकर दृष्टिकोण जो था, भविष्य के बारे में जो सोचते थे, कंपनी के विषय में सोचते थे, वो अलग अलग होने लगा। उनकी सोच अलग होने लगी और आखिरकार सब कुछ बिखर गया। उन दोनों के बीच में मतभेद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और सब कुछ बिखर गया। When we did, our board of directors sided with him। और जब उन दोनों के बीच में मतभेद पूरी तरीके से बढ़ गया था तो उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस इंसान का साथ दिया, यानी जॉन स्कली का साथ दिया और स्टीव जॉब्स का साथ नहीं दिया। सो एट 30 आई वॉज आउट। तो 30 साल की उम्र में उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निकाला नहीं गया था, उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया गया था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बना दी, उन्हीं की कंपनी में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था और उन्होंने जो जिस कंप्यूटर पे वर्क किया, इतनी मेहनत की, उसी के मैनेजमेंट से उन्हें निकाल दिया गया। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें कंपनी से ही निकाल दिया। एंड वेरी पब्लिकली आउट, मतलब उन्हें पूरी तरीके से, उन्हें खुले तौर पे उन्हीं की कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया कि उनकी बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने जिस कंप्यूटर को बनाने में इतनी मेहनत की उसका मैनेजमेंट उनसे छीन लिया। और स्टीव जॉब्स जो कि इतने बड़े पर्सनालिटी थे, जो कंपनी $2 बिलियन की हो गई थी उस वक्त, उसके फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे और उन्हीं की कंपनी से खुले तौर पे निकाल दिया। What had been the focus of my entire adult life was gone and it was devastating। जैसा कि कहते हैं ना, जब आप अपने व्यस्क अवस्था में होते हो तो उस वक्त इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर काम करने की इच्छा होती है और सबसे ज़्यादा काम वो उसी अवस्था में कर सकता है। और यही वो समय होता है,
या तो अगर कोई इंसान चाहे तो वो भटक जाए, तो वो हमेशा के लिए भटक ही जाएगा। लेकिन अगर वो कोई रास्ता चुन लेता है और उसके ऊपर ध्यान देता है, कोई काम वो चुन लेता है और उसके ऊपर ध्यान देता है और उसे लगातार करते रहता है, तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा एनर्जी उस काम के ऊपर दे पाता है और वो काम उसके जीवन भर का हिस्सा बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि स्टीव जॉब्स ने अपने वयस्क अवस्था में, जब हम कहते हैं कि इंसान नौजवान है, तो उस वक्त उन्होंने अपने काम के ऊपर फोकस किया। उन्हें जो चीज़ पसंद थी वो करते रहे। उन्होंने अपनी पूरी व्यस्क जीवन उसमें लगा दी और वो काम उनका पार्ट बन गया, उनका हिस्सा बन गया। वो उस काम के बिना अब नहीं रह सकते। और जब वो 30 के हुए और अचानक उन्हें कंपनी छोड़ना पड़ा, उन्हें कंपनी से निकाल दिया। जो कंप्यूटर के लिए वो इतना पागल हो गए थे, कंप्यूटर बनाने के लिए वो पागल हो रहे थे, उसका मैनेजमेंट उनसे छीन लिया। तो अब सोचो उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। वो तो यही सोचेगा ना कि अब मैं करूँ क्या। तो ये सब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक था। डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक था। आई रियली डिडेंट नो वॉट टू डू फॉर ए फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों तक तो उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। आई फेल्ट दैट आई हैड लेट द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउन, दैट आई हैड ड्रॉप्ड द बैटन एज इट वॉज बीइंग पास्ड टू मी। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बिज़नेस शुरू करता है। कोई भी बिज़नेस हो, किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, अगर उस इंसान ने शुरू किया है, उसने रिस्क लिया है, जोखिम उठाया है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। तो स्टीव जॉब्स से पहले भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आए होंगे। तो स्टीव जॉब्स को ऐसा लग रहा था कि पिछली पीढ़ी के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उन सभी को उन्होंने निराश किया है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब उनके हाथों में जिम्मेदारियां दी गई तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। यहाँ पे जो वर्ड बैटन है, आप इसको समझो। आपने कभी रिले रेस देखा है? रिले रेस में क्या होता है, एक टीम में 3 या 4 मेंबर्स होते हैं और मान लीजिए मेंबर नंबर 1 है, तो मेंबर नंबर 1 के हाथ में एक बैटन होता है, एक स्टिक मान लो, एक छड़ी छोटा सा, और वो उस स्टिक को लेकर दौड़ता है और मेंबर नंबर 2 के पास जाता है। फिर वो उस बैटन को, उस स्टिक को मेंबर नंबर 2 के हाथों में दे देता है। मेंबर नंबर 2 जैसे ही वो हाथों में लेता है वो फिर दौड़ना शुरू करता है और फिर मेंबर नंबर 3 के पास जाता है। फिर मेंबर नंबर 3 उस बैटन को लेता है और फिर वो दौड़ता है और नंबर 4 के पास जाता है। ऐसे वो चलता रहता है। तो स्टीव जॉब्स को ऐसा लग रहा था कि जब उनके हाथों में बैटन दिया गया तो उन्होंने बैटन गिरा दिया, छोड़ दिया। ऐसा उन्हें इसलिए लग रहा था क्योंकि इतने जनरेशन के, इतने पीढ़ी दर पीढ़ी एंटरप्रेन्योर्स आते गए। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ करके दिखाया, और जब उनकी बारी आई, उन्हें भी कुछ करने की बारी आई ताकि वो भी आगे चलकर किसी को इंस्पायर कर सके। अगर किसी के मन में ऐसी इच्छा हो कि वो भी कोई बिज़नेस शुरू करे, अपने बलबूते पे कोई व्यवसाय शुरू करे, तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब उन्हें बैटन दिया गया तो उन्होंने बैटन गिरा दिया। ठीक जिस प्रकार से रिले रेस में बैटन पास होता है, तो ठीक उसी तरीके से जब स्टीव जॉब्स को जिम्मेदारी पास की गई पिछले जनरेशन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उनके द्वारा, तो वो उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाए। जैसे कि पिछले जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स स्टीव जॉब्स को इंस्पायर करते थे, वैसे ही स्टीव जॉब्स ने ये सोचा था कि वो भी इंस्पायर करेंगे आने वाले जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन उन्होंने बीच मझेदार में ही हार मान ली। उन्हें ऐसा लग रहा था उस वक्त। I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. Screwing up का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी कर देना, नुकसान कर देना। तो स्टीव जॉब्स डेविड पैकार्ड से मिले और बॉब नॉयस से मिले और उन दोनों से उन्होंने माफ़ी मांगी। क्यों माफ़ी मांगी? क्योंकि उनके साथ ये सब जो हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी वजह से है, उन्हीं की गड़बड़ी की वजह से है, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए उन्होंने उन दोनों से माफ़ी मांगी।
अब ये दोनों इंसान हैं कौन? आपने एक कंपनी का नाम सुना है, HP, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकार्ड। ज़रूर सुना होगा आपने। इस कंपनी के लैपटॉप्स देखे होंगे, प्रिंटर्स देखे होंगे। तो इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने की थी। एक थे बिल ह्यूलेट और दूसरे थे खुद डेविड पैकार्ड। तो यहाँ पे डेविड पैकार्ड वही डेविड पैकार्ड हैं जिन्होंने HP कंपनी की शुरुआत की थी। दूसरा नाम है बॉब नॉइस। अगर मैं कहूँ कंपनी का नाम इंटेल, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि ये वही कंपनी है जो माइक्रोचिप्स बनाती है, सिलिकॉन माइक्रोचिप्स, जो आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो उस कंपनी को, इंटेल कंपनी की शुरुआत बॉब नॉइस ने की थी अपने साथियों के साथ। अब बात आती है कि स्टीव जॉब्स ने इन दोनों इंसान से क्यों माफ़ी मांगी। ये दोनों इंसान स्टीव जॉब्स से उम्र में बड़े थे और साथ ही साथ ये दोनों उन लोगों में शामिल थे जो उस वक्त नए नए इन्वेंशन कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान देते जा रहे थे। और ऐसे लोगों को ही देखकर स्टीव जॉब्स जैसे लोग इंस्पायर होते थे और भी ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते थे। स्टीव जॉब्स इन दोनों इंसान को अपना गुरु मानते थे। अब आप ही सोचो, कोई विद्यार्थी है, जब वो फेल हो जाता है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या, किस बात का लगता है? कि उसने अपने गुरु का सर झुका दिया। उसकी वजह से 4 लोग आएंगे और उसके गुरु को ही कहेंगे कि आपने क्या अपने इस विद्यार्थी को पढ़ाया है, अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है, वो तो फेल हो गया। तो एक विद्यार्थी को इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके गुरु को उसकी वजह से कुछ सुनना पड़ेगा, उसके गुरु को उसकी वजह से शर्मिंदगी होगी। ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और स्टीव जॉब्स के साथ भी यही हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये सारी जो सिचुएशन चल रही है ये उनकी वजह से है, ये सब उनकी गलती है। इसी वजह से वो जिन्हें अपना गुरु मानते थे उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और सबको इस बात की खबर हो चुकी थी। स्टीव जॉब्स कोई आम इंसान तो थे नहीं, उनके बारे में तो सबको पता चल ही जाएगा। तो उनके गाइड, उनको गाइड करने वाले जो लोग थे उनसे भी सवाल किए जाते। उन्हें भी बुरा लगता, उनके गुरु को भी बुरा लगता अपने शिष्य को इस अवस्था में देखकर। इसीलिए वो अपने गुरु के पास गए, अपने इंस्पिरेशन के सोर्स के पास गए। उन्हें इंस्पिरेशन इन्हीं लोगों से तो मिलती थी ना, तो उनके पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। आई वॉज अ वेरी पब्लिक फेलियर एंड आई इवन थॉट अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम द वैली। वैली का मतलब यहाँ पे शायद सिलिकॉन वैली से है। USA में एक जगह है सिलिकॉन वैली, जहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है, तो ये सभी कंपनीज आप समझ लो कि वहीं ऑपरेट करती है। वहीं से उस कंपनी की, इन सभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए उस जगह का ही नाम हो गया सिलिकॉन वैली। तो स्टीव जॉब्स को अब ऐसा लग रहा था कि वो तो अब एक पब्लिक फेलियर है। सभी लोगों को उनके विषय में पता चल चुका था और सभी लोग बातें बना रहे थे कि देखो इस इंसान को, इसकी ही कंपनी से इसे निकाल दिया, ये तो एक हारा हुआ इंसान है। मतलब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो एक पब्लिक फेलियर थे। लोगों की नज़रों में अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हारे हुए इंसान थे। इसीलिए उनके दिमाग में ऐसा आया कि वो वैली से ही भाग जाएं, सिलिकॉन वैली को छोड़कर ही चले जाएं। ना वो वहाँ रहेंगे, ना ये सब कुछ उनके दिमाग में आएगा, ना ही लोग उनसे कुछ कहेंगे। मतलब भाग जाएंगे वो, तो ना ही उन्हें ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. Dawn का मतलब क्या होता है? सुबह, भोर। तो धीरे धीरे उनके अंदर कुछ था जो जागने लगा। सुबह होता है तो लोग जागते हैं ना, तो ठीक उसी तरीके से कुछ था जो उनके अंदर जागने लगा, कुछ था जो उनके अंदर आने लगा। और वो बात ये थी जो उनके अंदर आ रही थी, वो ये थी कि वो आज भी उस काम से प्यार करते थे,
जो वो करते थे वो उससे प्यार करते थे आज भी। द टर्न ऑफ इवेंट्स एट एप्पल हैड नॉट चेंज दैट वन बिट। जो भी चीज़ें अभी हुई थी उनके साथ, उन्हें निकाल दिया गया था, इन सभी चीज़ों ने उनके इस प्यार के ऊपर कोई भी असर नहीं डाला। वो अपने काम से आज भी उतना ही प्यार करते थे। आई हैड बिन रिजेक्टेड बट आई वॉज स्टिल इन लव। भले ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी उन्हें प्यार था, अपने काम से प्यार था। उनका जो काम था उनकी कंपनी में, वहाँ से उन्हें भले ही निकाल दिया गया हो, लेकिन आज भी उस काम से वो प्यार करते हैं। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब वो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। आई डिडंट सी देन बट इट टर्न आउट दैट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपन टू मी। अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो उन्हें ये नज़र नहीं आया, जब उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था तब उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि उनके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल अच्छा हुआ है, ये उन्हें नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन बाद में आगे चलकर उन्हें समझ में आ गया कि जब उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाला गया, वो सबसे बेहतरीन चीज़ था जो उनके साथ हुआ था। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाता है, तो उस सफलता के साथ साथ उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी आता है, दबाव भी आता है, और वो उस दबाव के नीचे दब कर काम करना शुरू कर देता है। और दबाव के नीचे आप ही सोचो, किसी भी इंसान की क्रिएटिविटी ठीक से काम नहीं करेगी, उसकी इमेजिनेशन की क्षमता जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाला गया, तो वो सभी प्रेशर से, सभी दबाव से मुक्त हो गए। उन्हें अब सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे अपनी कंपनी के लिए ये करना पड़ेगा ताकि वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट करे। उन्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं थी, और वो अब बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे थे, एक ऐसे इंसान की तरह जो शुरुआत से किसी काम को शुरू करता है, एक बिगनर की तरह महसूस कर रहे थे, जिसे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो किसी भी बात के लिए श्योर नहीं थे कि अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा कि नहीं, वो श्योर नहीं थे, उन्हें नहीं पता था। उनकी कंपनी से निकाले जाना उनको एक तरीके से किसी बंधन से मुक्ति मिल गई थी, ऐसा उन्हें लग रहा था। और मुक्त होने के बाद, फ्री होने के बाद उनकी क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा निखर गई, और उस वक्त वो अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव समय में प्रवेश कर गए थे। उनकी जीवन भर में जितनी भी क्रिएटिविटी थी, इमेजिनेशन थी, वो सबसे ज़्यादा कंपनी से बाहर निकल जाने के बाद ही निखर के बाहर आई। इसीलिए वो कह रहे थे कि कंपनी से निकाले जाना सबसे बेहतरीन चीज़ था जो उनके साथ हुआ। During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. वो बताते हैं कि अगले 5 सालों में, जब उन्हें कंपनी से निकाला गया, उसके 5 सालों के अंदर ही उन्होंने 2 कंपनी बना दी। एक का नाम था नेक्स्ट और दूसरे का पिक्सर। और इसी बीच उन्हें एक महिला से प्यार हो गया, एक बड़े ही कमाल की महिला से, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. जिस कंपनी को आगे चलकर स्टीव जॉब्स ने बनाया था, जब उन्हें उन्हीं की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, तो उस कंपनी पिक्सर ने आगे चलकर दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर बेस्ड एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी होगी। कमाल की एनिमेशन थी, और ये कंपनी पिक्सर आज उन कंपनियों में गिनी जाती है जो दुनिया की सबसे बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो है।
एनिमेटेड मूवीज़ बनाती है, एनिमेशन करती है। इससे पहले क्या होता था ना, जितने भी एनिमेशन मूवी होती थी, एनिमेटेड मूवीज़ होती थी, उसे हाथों से एक एक फ्रेम को डिज़ाइन किया जाता था। पहले कागज़ के ऊपर किया जाता था और आज जितने भी काम है वो कंप्यूटर्स के ऊपर किए जाते हैं। लेकिन मेहनत पहले भी लगता था और आज भी लगता है। इसीलिए एक मूवी बनाने के लिए, एक एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए 100 लोगों को हायर किया जाता है ताकि समय कम लगे। वरना अगर एक इंसान बैठे बनाने के लिए तो उसे सालों लग जाएंगे। इन अ रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स, एप्पल बॉट नेक्स्ट। I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. Remarkable का मतलब होता है अद्भुत, असाधारण। तो ये जो असाधारण घटनाक्रम चल रही थी, उसी के बीच हुआ क्या कि एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को ख़रीद लिया, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल कंपनी में वापस आ गए। और वो बताते हैं कि नेक्स्ट कंपनी में रहते दौरान उन्होंने और उनकी टीम ने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी, डेवलप की थी, उस टेक्नोलॉजी को आज भी एप्पल इस्तेमाल कर रहा है। और वही टेक्नोलॉजी आज एप्पल के हार्ट में है, दिल में है, उसके कोर में है, जिसकी वजह से आज एप्पल का पुनर्जागरण हो चुका है। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से जीवित हो जाना। जिस रूप में आज एप्पल कंपनी आपको नज़र आ रही है, वो इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत, जिसे स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट में रहते हुए अपने टीम के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया था। एंड लॉरेंस एंड आई हैव ए वंडरफुल फैमिली टुगेदर। लॉरेंस स्टीव जॉब्स की वाइफ है, तो स्टीव जॉब्स ने लॉरेंस के साथ शादी कर ली और उन दोनों का एक बहुत ही सुखी परिवार है। आई एम प्रिटी श्योर नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ़ आई हैडंट बीन फायर्ड फ्रॉम एप्पल। अब वो कहते हैं कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें होती ही नहीं, ना वो दो कंपनियाँ बनाते, नेक्स्ट और पिक्सल, और उन्हें उनकी वाइफ जो इतनी कमाल की महिला है वो भी नहीं मिलती अगर उन्हें एप्पल कंपनी से निकाला नहीं जाता तो। इट वॉज ऑफुल टेस्टिंग मेडिसिन बट आई गेस द पेशेंट नीडेड इट। ऑफुल का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब। वो कहते हैं कि ये जो उनके साथ हुआ था, उससे वो कहते हैं कि ये था तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब टेस्ट करने वाला दवा, लेकिन मरीज़ को इसकी ज़रूरत थी। वही बात है कि ये जो कड़वी बात हुई थी उनके साथ कि उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया, अगर नहीं निकाला जाता तो स्टीव जॉब्स इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाते। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक। वो कहते हैं कि कभी कभार जीवन आपको ज़ोर से ईंट फेंक कर आपके सर पे मारता है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है, ऐसी घटना हो जाती है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। डोंट लूज़ फेथ, लेकिन उस समय हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। आई एम कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज दैट आई लव्ड वॉट आई डिड। कन्विंस्ड का मतलब होता है किसी बात के ऊपर पूरा यकीन होना। तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि उन्हें इस बात पे पूरा यकीन है कि वो कभी भी इसीलिए नहीं रुके, हमेशा चलते रहे क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। अगर उन्हें अपने काम से प्यार नहीं होता तो हो सकता था ऐसी परिस्थितियों में आकर वो थम से जाते, रुक जाते, क्योंकि उन्हें कुछ सूझता नहीं। लेकिन उन्हें अपने काम से प्यार था, वो जो काम करते थे उससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा लगाव था, उसमें इंटरेस्ट था, जिस वजह से वो कभी रुके नहीं। और उसी काम के साथ लगाव होने की वजह से उनकी बुरी स्थिति भी अच्छी स्थिति में बदल गई। यू हैव गॉट टू फाइंड वॉट यू लव। आपको ढूंढना ही पड़ेगा कि आपको किससे प्रेम है, किस चीज़ से प्यार है, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ एज ट्रू for your work as it is for your lovers।
जैसा कि इंसान होता है वो उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करता है जिनसे वो प्रेम करता है, चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कोई और हो। तो वही चीज़ काम पे भी लागू होती है। आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको करना अच्छा लगता है, जिस काम से आपको प्यार है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप अपने फैमिली को प्यार करते हो तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं हर परिस्थिति में। ठीक उसी तरीके से अगर आप ऐसा काम चुनोगे जिसमें आपको मज़ा आता है, आपको इंटरेस्ट है, आपको प्यार है, तो वो काम भी आपके साथ हमेशा ही रहेगा और कभी भी आपको रुकने नहीं देगा। Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. आपका जीवन जो है उसमें अधिकतर समय पता है आप क्या करोगे? आप काम ही करोगे। तो अगर आपके जीवन में आपको अधिकतर समय काम ही करना है, इसका मतलब है कि आप संतुष्ट तभी हो सकते हो जब आप अपने काम को बेहतर ढंग से करोगे। और संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आपको वही करना चाहिए जो आपको लगे कि महान कार्य है, ग्रेट वर्क है, आप वही करो। और महान काम करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो आप कर रहे हो आपको उससे प्यार होना चाहिए। इसका सीधा यही मतलब है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वही काम करना चाहिए, वरना आपको कभी भी आपके काम से संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग। अगर आपको आपका पसंदीदा काम अभी तक नहीं मिला है तो आप खोजते रहिए, देखते रहिए अपने आसपास। डोंट सेटल, रुकिए नहीं। सेटल का मतलब रुकना नहीं है। एज विथ ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट यू विल नो व्हेन यू फाइंड इट। जैसा कि हर दिल के मामले में होता है, आपका दिल आपको बताता है कि ये चीज़ सही है गलत है। जब आप अपने दिल से पूछते हो, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप दिमाग से नहीं दिल से सोच कर करते हो, तो ठीक जब आपको वो काम मिल जाएगा, आपका पसंदीदा काम मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिल आपसे कहेगा कि हाँ यही वो काम है जो तुम्हें पसंद है, यही वो काम है जो तुम्हें आगे ले जाएगा, यही वो काम है जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। एंड लाइक एनी ग्रेट रिलेशनशिप इट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर एज द ईयर्स रोल ऑन। जैसा कि किसी अच्छे से रिलेशनशिप में होता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही रिश्ते मजबूत होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं। ईयर्स रोल ऑन का मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है। तो ठीक उसी तरीके से आपके काम के साथ भी होता है। आप जिस काम को पसंद करते हो आपको ये पता चल गया, फिर आप उस काम को करने लगते हो। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपके अंदर नई नई स्किल्स आने लगती हैं और आपका रिश्ता आपके काम के साथ और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है, और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है और आपका काम आपको आगे बढ़ाते रहता है। सो कीप लुकिंग अंटिल यू फाइंड इट, डोंट सेटल। इसीलिए आप ढूंढते रहिए जब तक कि आपको मिल नहीं जाता आपका मनपसंद काम। डोंट सेटल, रुकिए नहीं। तो हम आगे की यूनिट अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।